फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटेंस को कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जितने भी सेंटेंस हैं वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं जिनको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इसका जो ड्यूरेशन है 2017 से 2022 तक, अर्थात ये सारे क्वेश्चन 2017 से 2022 तक के बीच में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ और वीडियोज एग्जाम बेस्ड पे आज बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपलोड कर दिया है, उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज का पार्ट हो गया है जहाँ पर हमको दिए गए वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक। तो नियम नहीं याद हो तो नियम बता देता हूँ। जब पहले वाक्य में वेरी या क्वाइट आ जाए और अगले वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट आ जाए, वेरी या क्वाइट किसके बगल में होना चाहिए, एडजेक्टिव के बगल में। तो ऐसे वाक्य को जब जोड़ के सिंपल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेरी की जगह लिख लेते हैं एडवर्ब टू का, और अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट और कैन नॉट को हटाकर किसका प्रयोग कर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले इन्फिनेटिव टू का। तो ये क्या आ जाएगा, साधना इज। अब वेरी की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आ जाएगा एडवर्ब टू, साधना इज टू वीक। अब यहाँ पे ये भी हट गया, ये भी हट गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक, तो इसके पहले क्या लिख लेंगे, प्रीपोजिशन टू वॉक, और ये क्या बन गया है, ये बन गया है इन्फिनेटिव। और ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। ये हो गया पहला सेंटेंस का कन्वर्जन किसमें, सिंपल सेंटेंस में। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, शी हियर द न्यूज शी फेंटेड, उसने समाचार सुना वह बेहोश हो गई। तो समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई। देखिए, सुन कर शब्द आ गया है, और कर शब्द आता है तो वहाँ पर क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो समाचार सुनकर, तो इसके साथ वो कर शब्द जुड़ रहा है, तो इसी वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। दोनों से सब्जेक्ट से में, तो सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे, इसको किस में चेंज कर देंगे, हियरिंग द न्यूज। इसका मतलब क्या हो गया, समाचार सुनकर। अब अगला सेंटेंस जो है पूरे सेंटेंस में यहाँ पर लिख लेंगे न्यूज शी फेंटेड। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस कंबाइन होकर क्या बना लिए हैं, एक सिंपल सेंटेंस, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब भी एक है। यहाँ पर कहेंगे यहाँ भी एक वर्ब है, लेकिन तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करता है, नॉन फाइनाइट का, और हमको चाहिए क्या होता है सिंपल सेंटेंस में, फाइनाइट वर्ब एक। तो ये फाइनाइट वर्ब संख्या एक ही है। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह रेस जीत जाएगा। अर्थात वह रेस जीतने के लिए वह रेस जीतने के लिए बहुत तेज दौड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा सेंटेंस तो पूरी तरह से लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। और यहाँ पर जो ये दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट से में, तो ये सब्जेक्ट हट जाएगा, और सब्जेक्ट हटते ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा। तो के लिए का अर्थ आ रहा है, और के लिए के लिए कंजक्शन मैंने क्या बताया है, इन्फिनेटिव का बताया है, क्योंकि इन्फिनेटिव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, एक सिंपल इन्फिनेटिव और एक जिरंडियल इन्फिनेटिव। जिरंडियल इन्फिनेटिव क्या काम करता है, वो काम करता है एडवर्ब का, और उसके अर्थ में क्या आता है, के लिए शब्द आता है। तो ये क्या हो जाएगा, he runs very fast to win the race। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, किस लिए, रेस जीतने के लिए। तो ये हो गया हमारा कंबाइन किया हुआ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। शी इज वेरी क्लेवर, नोबडी कैन बी फूल हर। तो देखिए यहाँ पर वेरी आ गया है एडजेक्टिव से पहले, और यहाँ पर देखिए कैन आ गया। आप बोलेंगे फिर यहाँ पर कैन है, लेकिन ये पूरे सेंटेंस का जो भाव है नोबडी लिखा गया है तो नेगेटिव हो गया है। अर्थात ये सेंटेंस में, ये अगला सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, कैन का प्रयोग नोबडी के साथ हुआ है। तो इस केस में हम लोग वेरी को चेंज करेंगे एडवर्ब टू में, और यहाँ से नोबडी को हटाकर, कैन को हटाकर जो बी फूल लिखा गया है, इस बी फूल के पहले प्रीपोजिशन टू लिख देंगे, और इस हर को हटा देंगे। क्यों हर को हटा देंगे, क्योंकि जब वाक्य को सिंपल बनाएंगे तो हर किसके लिए आया था, सी के लिए आया था। तो उस केस में सिंपल बनाते ही सी लिख लेंगे, और सी लिखने की वजह से इस हर को भी हटा दिया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सी इज, पहला स्टेप ही हो गया। वेरी को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, एडवर्ब टू, और इसके बाद ये क्लेवर हो जाएगा। वेरी जो एडवर्ब टू आ गया, क्लेवर लिखनी है। अब क्लेवर लिखने के बाद यहाँ पे नोबडी हटाएंगे, कैन हटाएंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिफुल दिख रहा है उसके पहले क्या लिख देंगे, प्रीपोजिशन टू, ये हो गया बिफुल।
अब आगे इफ हर को हटा देंगे। इफ हर को क्यों हटाएंगे? क्योंकि हर किसके लिए आया था? फी के लिए आया था। और इफ सेंटेंस हमने ऑलरेडी फी को लिख लिया है। इफ सेंटेंस में फी नहीं आया था तो हर लिखे थे, लेकिन ये जब कंबाइन कर रहे हैं सेंटेंस तो फी आ चुका है, इसलिए इफ हर को हटा देंगे। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द गीतांजलि। टैगोर एक महान कवि थे, उन्होंने गीतांजलि को लिखा। तो अब यहाँ पर हमको एक नियम याद आ रहा होगा, फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता था? कुछ शब्द या शब्द समूह होते थे जो किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते थे। जब ऐसे दो वाक्य दिए हों, उन दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाना होता था, तो हम लोग फ्रेज या फ्रेज उस फ्रेज को क्या करते थे, जिस संज्ञा की विशेषता बताता था उसके बगल में लिख देते थे। तो देखिए, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे, टैगोर की विशेषता प्रकट कर रहा है अ ग्रेट पोएट, यह फ्रेज। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सिंपल बनाएंगे तो देखिए, ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखा है, उन्होंने मतलब टैगोर ने, टैगोर रोट द गीतांजलि। और टैगोर की विशेषता क्या है कि वह ग्रेट पोएट हैं, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं? टैगोर लिख लेंगे, टैगोर। अब कॉमा लगाएंगे, क्योंकि जब फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले भी कॉमा और बाद में कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो विशेषता बताने वाला फ्रेज क्या है? अ ग्रेट पोएट, अ ग्रेट पोएट। इसको लिखने के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, टैगोर अ ग्रेट पोएट। अब यहाँ से ही हट जाएगा, क्यों है ही हट जाएगा? क्योंकि ही किसके लिए आया था? टैगोर के लिए आया था। हमने ही की जगह क्या लिख लिया? टैगोर लिख लिया है। अब बाकी इसे लिख लेंगे, बाकी का क्या है? रोट द गीतांजलि। तो ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है सिंपल में। देखिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ड भी एक हो गया है। तो सेंटेंस क्या बन गया? टैगोर अ ग्रेट पोएट रोट द गीतांजलि। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? द थिप वॉज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। अभी तक जितने भी सेंटेंस को हमने सिंपल में कन्वर्ट किया है, सब में सब्जेक्ट सेम थे, लेकिन इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट द थिप है और अगले सेंटेंस में क्या है? द पुलिस है, तो सब्जेक्ट तो सेम हो गया है। और पुलिस पकड़ा गया है और उसकी वजह से पुलिस, सॉरी, चोर पकड़ा गया है और उसकी वजह से पुलिस वापस आ गया है। तो एक कार्य का दूसरा कार्य परिणाम भी है। तो एक नियम बताया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला, जहां पर सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएं और एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम हो, तो उस केस में हम लोग प्रयोग करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो पहले वाले सब्जेक्ट को बना लेते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो ये हो गया द थिप। इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लिया है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद क्या प्रयोग करते थे? पार्टिसिपल का। तो वाज कॉट, देखिए वाज आ गया है, तो वाज का पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है, क्योंकि बी का फॉर्म होता है वाज। तो यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग कॉट, द थिप बीइंग कॉट, ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखने हैं? यहाँ पर बीइंग की जगह हम लोग लिख सकते थे हैविंग बीन, भी हैविंग बीन का भी प्रयोग कर सकते थे, हैविंग बीन का भी प्रयोग किया जा सकता था, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में था। तो बीइंग भी आ सकता है या फिर हैविंग बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। द थिप बीइंग कॉट या फिर द थिप हैविंग बीन कॉट। अब अगला जो सेंटेंस होगा, इस पूरे सेंटेंस यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? द पुलिस रिटर्न्ड, देखिए ये इसको नहीं लिखना है, ये बीइंग की जगह लिखा जा सकता है। तो रिटर्न के बाद क्या है? टू द पुलिस स्टेशन, ये हो जाएगा टू द पुलिस स्टेशन। तो ये रहा इन दोनों वाक्यों को जोड़कर बनाया गया सिंपल सेंटेंस। देखिए, अब एक ही सब्जेक्ट है, कहाँ पर है? द पुलिस, और इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब रिटर्न है। और यहाँ पर जो तथिप है, ये क्या बन गया? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया है, जिसका वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। रीता फाउंड हर पेन, रीता को उसकी कलम मिली, द पेन वाज लॉस्ट, और कलम क्या हो गई थी? खो गई थी। अर्थात कलम की विशेषता क्या थी? खो गई थी। अर्थात जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, ये क्या बन जाएगा? इसको यूज करेंगे पार्टिसिपल के रूप में। कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। और जब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? जिस नाउन की विशेषता बताता ठीक उसके पहले। तो किसकी विशेषता बताता? पेन का। और पहले सेंटेंस में पेन कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसके पहले क्या लिख लेंगे? लॉस्ट लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा? रीता फाउंड हर। अब हर लिखने के बाद देखिए लॉस्ट पेन की विशेषता थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे लॉस्ट पेन। तो अर्थ क्या निकलेगा? रीता को अपनी खोई हुई कलम मिली। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा था? रीता को अपनी कलम मिली, कलम खो गई थी। अर्थात दोनों का अर्थ ये अकेला सेंटेंस दे रहा है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। तो सेंटेंस क्या बन गया है? सिंपल
सेंटेंस बन गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ही वॉज एब्सेंट, आई गिव द मैसेज टू हिज वाइफ। वह अनुपस्थित था तो मैंने जो समाचार था उसकी पत्नी को दे दिया। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, यहाँ पर आई है, और एब्सेंट होने की वजह से उसने समाचार उसकी पत्नी को दिया है। इसका परिणाम ये सेंटेंस दिख रहा है। तो अब परिणाम दिख रहा है तो अभी जस्ट मैंने बताया जब सब्जेक्ट अलग होते हैं और एक का दूसरे का परिणाम होता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अर्थात जो पहला सब्जेक्ट होता है उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं जिसका वर्ब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एब्सोल्यूट के बाद ही हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाज आ गया है। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आया नहीं है तो वाज है, तो वाज को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में। तो ये जगह ही बीइंग absent, ही बीइंग absent। absent लिखने के बाद यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, पार्टिसिपल फ्रेज के बाद हमेशा कॉमा लगाते हैं, और इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो ये क्या जाएगा, आई गिव द मैसेज टू हिज वाइफ। तो ये रहा इस दोनों सेंटेंस को जोड़ कर बनाया गया सिंपल सेंटेंस। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट अलग अलग हैं, और जब सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो डेफिनेटली यहाँ भी क्या लगेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, क्योंकि सूर्य के डूबने के बाद ही तारे आसमान में आते हैं। तो ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसे आप कर लीजिएगा। अगले सेंटेंस में क्या करा जाए, लास्ट वाले में ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल। वह बीमार था वह स्कूल गया। वह बीमार था फिर भी स्कूल गया है। तो अभी ये इस सेंटेंस को जोड़ के आ सकते हैं, वो बीमार होने के बावजूद आ गया है। प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके पहले करते हैं, जिरंड या नाउन के पहले। तो के बावजूद के लिए क्या जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। अब देखिए या तो हम लोग वाच को जिरंड फॉर्म बीइंग में बदल दें, या फिर जो इल शब्द वगैरह दिख रहा है इसको नाउन में बदल दें। तो हम लोग अगर वाच को बदलेंगे बीइंग में तो ये हो गया जिरंड फॉर्म, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। अब कॉमा यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमा ही वेंट टू स्कूल। मतलब इसका क्या हो जाएगा, बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया। या फिर अगर कोई बीइंग नहीं लिखना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ। इस बीइंग को रिमूव करेंगे और इल को किस में चेंज कर देंगे, इलनेस में, इन स्पाइट ऑफ। अब इसके साथ एक और जो शब्द जुड़ जाएगा, हिज। जो सब्जेक्ट था ही के अर्थ में हिज जुड़ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वेंट टू स्कूल। अर्थात अपनी बीमारी के बावजूद वह स्कूल गया। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अभी भी अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई टॉपिक चाहिए जिसका मैं वीडियो आपको बना सकूं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिसका वीडियो मैं आज रात तक आपको या कल सुबह तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।